मुझे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे अपनी बात रखनी है। मैं तो सॉलिडारिटी के लिए आया था, लेकिन मैं सोच भी रहा था कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि अगर उम्र के बारे में बात करूं तो मुझसे बेहतर लोग हैं यहाँ पे उम्र के बारे में बात करने के लिए। लेकिन तुमने मेरी मदद कर दी कि तुमने कहा कि एक साथी यहाँ पे बैठी है जो अक्सर बोलती है कि हमने ऐसा क्या नहीं किया था जो उमर ने भी किया था और वो जो जेल में हम बाहर गए हैं। मैं 2-3 मिनट सिर्फ इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे ये लगता है कि शायद वो अगर हम लोगों को जेल में डालते तो एक व्यक्ति जेल में जाता, लेकिन उमर को जेल में डालने का मतलब है कि एक जनरेशन, खासतौर से हिंदुस्तान नौजवान मुसलमानों की जो जनरेशन थी, जो उसकी तरफ एक लीडर की तरह से देखती थी, एक मुसलमान पॉलिटिक्स जो सीएनआरसी आंदोलन से निकल के आ रही थी, जिसमें इस बात को का असर्शन था कि हाँ हम मुसलमान भी हैं और हम संविधान को भी मानते हैं और हम बुर्खा भी पहन सकते हैं, हम दाढ़ी और टोपी भी लगा सकते हैं और उसके बाद भी हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स और जो एक फ्यूचर वहां से निकल के आ रहा था, और अक्सर मुझे याद है सीएनआरसी के दौरान एक डिबेट चलती थी, दोनों तरह के लोग ही जो है सीएनआरसी के एक्टिविस्ट थे। एक धड़ा अक्सर ये बोलता था कि ये जो संविधान है उसको अननेसेसरीली थोपा जा रहा है कुछ लिबरल्स या लेफ्ट के लोगों के द्वारा, लेकिन हमारा और उमर का ये मानना था कि ये थोपा नहीं जा रहा है, ये हमारी एस्पिरेशन है। हम चाहते हैं उसी तरह का हिंदुस्तानी बनना जो हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में क्यों गंदगी होती है, हम चाहते हैं कि हमारे इलाकों में भी सफाई होनी चाहिए। तो वो जो लड़ाई थी, और अगर हम जेल में जाते तो शायद उस जनरेशन के दिमाग में डर नहीं बैठा दिया गया होता जो आज हम लोगों की जिंदगी में है। मैं अपनी जिंदगी से अगर आपको बताऊं कि मैं जब 9th क्लास में था, मैं लीडर में पढ़ता था और मैं हमेशा लिफ्ट, ये पता नहीं क्यों ये वाक्य ने मुझे बहुत ये चीज मुझे बहुत जरूरत है, जिसके बारे में मैं अक्सर बोलता भी हूँ कि जब मैं 9th क्लास में था तो मैं हमेशा ना लिफ्ट लेके स्कूल जाया करता था। उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे, मैं हमेशा लिफ्ट लेता था, 1-2 लोगों को हाथ दिखाओ, 3 लोगों को हाथ दिखाओ, लिफ्ट मिल जाती थी और मैं स्कूल तक चला जाता था। लेकिन आज जब मेरे पास खुद के पास गाड़ी है और मुझसे कोई लिफ्ट मांगता है, मैं दे नहीं पाता, और ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती है। मैं इसलिए नहीं दे पाता, मैं सोचता हूँ क्या होगा, कौन होगा यार, किसी बीजेपी वाले ने तो नहीं भेज दिया होगा, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं होगा जो अजीब सा कुछ रिकॉर्ड कर ले, कहीं किसी विदेश से आके कोई तो नहीं होगा, फिर ये चला देंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो मैं और उमर बिहार में थे, मुझे पता है कि उमर बैठ के वहां पे हम रो रहे थे, मुझे पता है कि बिहार के से आने के बाद हम लोगों ने जो है रिलीफ का काम किया था दिल्ली दंगों में। तो मुझे ये लगता है तब उसको 5 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं, तो कोई ऐसी कहानी बना के सोचिए आप कि आपको सबको पता है कि जो जुडिशियल प्रोसेस है उसका जो मजाक बनाया है। आज ही एजाज असर साहब ने आर्टिकल लिखा है कि इट इज इजियर टू गेट द जस्टिस इफ यू आर अ डॉग, लाइक इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एक्टिविस्ट। तो इस तरह के जो ख्यालात आते हैं, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने किया क्या था। तो मुझे ये लगता है कि जो होप, जो नई तरह की पॉलिटिक्स, जो नया तरह का लिटरेचर सीएनआरसी के आंदोलन में निकल के आ रहा था, वो बहुत ही ब्रेक थ्रू था। क्योंकि मुसलमानों की जिंदगी तो पैदा होने से लेके मरने तक जो है प्रॉब्लमेटाइज करती थी। वो पैदा होते हैं तो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, पढ़ने की बात आती है तो मदरसे में जाके आतंकवादी बनते हैं, जब शादी करने जाते हैं तो लव जिहाद करते हैं, और हमने तो खैर हमारी तो वैसे भी इंटरफेथ मैरिज है, तो लव जिहाद करते हैं, और जब मरते हैं तो लैंड जिहाद करते हैं कि प्राइमरी लोकेशंस पे वो जो है जगह कब्जा कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लमेटाइज जो मुसलमानों की जिंदगी को किया गया था, उसमें एक नई जनरेशन निकल के आ रही थी जो असर्शन, आइडेंटिटी के असर्शन के साथ अपनी बात को रख रही थी। और ये जनरेशन अगर आप देखेंगे कि जितने भी जो सीएनआरसी मूवमेंट के लोग थे वो लेट 80s, 88, 89 या फिर प्री 90s में पैदा हुए थे। उमर मस्की लेट 80, मतलब जो पूरी जो लॉट थी, जो कॉलेज स्टूडेंट, गोइंग स्टूडेंट, क्योंकि आजादी के बाद अगर आप मुसलमानों की जिंदगी देखें तो 47 से लेकर 70 तक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, हमने सही डिसीजन लिया है या गलत
लेकिन जब पहले भी होते थे दंगे, लेकिन जब घासली कम्युनल राइट्स होना चालू हुए, चाहे वो भागलपुर का दंगा हो, चाहे वो 92 के बाद का वायलेंस हो, उस पीरियड में जिनके बच्चे पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने बहुत शिद्दत के साथ, मेरे पूरे जनरेशन में किसी ने 10वीं भी पास नहीं की, लेकिन मेरे माँ बाप जब हम पैदा हुए उनको लगा कि बच्चों को अपने पढ़ाना है, उनको जो है बराबर इक्वालिटी, क्योंकि पहले तो उससे पहले के जो मुसलमान थे वो सबको दोयम करने का नागरिक समझ के जिंदगी जीने को तैयार थे, लेकिन जो वो एजुकेशन का वेव आया होगा कि अब तो हम ना वापस जाने वाले हैं, यही हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, मेन स्ट्रीम में लाना है, वो जनरेशन जो है नागपुर में कुछ लोग बैठे हुए या पूरी दुनिया में जो फैले हुए हैं, जो हिंदुस्तान को एक रंग एक भाषा का देखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खतरा था। और इसीलिए जब उनको लगा इतने सारे लोग बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ आजादी के आंदोलन के बाद कोई भी इतना बड़ा आंदोलन देश के अंदर नहीं हुआ है, चाहे, क्योंकि अक्सर ये हुआ करता था कि जो आंदोलन हुआ करते थे वो बहुत सेंट्रिक हुआ करते थे, दिल्ली सेंट्रिक है या बिहार सेंट्रिक है या अभी जितने भी आते, लेकिन तकरीबन 645 जगहों का डेटा तो उमर के पास था जहां पे सिट इन चलते थे, 24/7 इंटू सिट इन चलते थे। बहुत सारी जगहों में हमको भी जाने का मौका मिला, बिहार के छोटी छोटी गांवों में 24 घंटे के सिट इन चल रहे हैं, मीडिया को खबर नहीं है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया के वेव ने और जो इन्फ्लुएंसर्स थे उनके वेव ने लोगों के अंदर वो कहीं ना कहीं एस्पिरेशन दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि अगर उमर को जेल में नहीं डालते तो ये एस्पिरेशन जिंदा रहते, लेकिन आज उसको इन्होंने रोक दिया है। और कहते हैं कि हम लोगों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल जस्टिस होगा, देर से होगी चीजें, शायद इन 5 सालों के अंदर। मुझे अभी भी याद है, मैं और उमर हम लोग दिल्ली में एक मीटिंग में थे और हम लोग बहुत खुश थे, हमें लगता था कि यार ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है इससे बहुत फायदा होगा और आने वाले दिनों में समाज के अंदर बहुत काम किया जा सकता है। वहाँ एक साइकोलॉजिस्ट बैठे थे, उन्होंने कहा था कि ये एनर्जी तुमको बैकफायर करेगी। अरे हमने कहा तुम क्या बात करते हो, तुमको कुछ आता वाता नहीं है, वो मन में सोचा। उन्होंने कहा देखो होता क्या है, फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जब आप एनर्जी जनरेट करते हैं उसको चैनलाइज करने के लिए आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई भी ऐसा यंत्र होना चाहिए जिससे उस एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। आपके पास कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। अब ये बात समझ में आती है कि जो एनर्जी जनरेट हुई थी, जो गली गली नुक्कड़ पे जो लीडर उस आंदोलन में पैदा हुए थे, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो उसको चैनलाइज कर सके। आज आधे से ज्यादा लोग जो है वो मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, आधे से ज्यादा लोग जो क्योंकि हर गली में लीडर था, लोग बात कर रहे थे, बुर्खा पहन के एक लड़की आती है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बुला देती है अंग्रेजी में बात करके, या फिर बिहार के किसी कोने में हम जाते थे, जबरदस्त आर्टिकुलेशन के साथ नौजवान बात कर रहे थे। जब CNRC आंदोलन खत्म हुआ, कोविड आ गया, इन लोगों की जब हालात देखी तो वो लोग डिप्रेशन में है, बहुत सारे लोगों से बात होती है। और अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे मैं अवॉइड करने लगा हूं, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, क्योंकि जैसे ही मैं उस सब चीज में सोचता हूं तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाता हूं। तो अभी एक अवॉइडेंट मोड भी बहुत सारे लोगों के अंदर आ गया है कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, इसके बारे में अगर मैंने ज्यादा सोचा तो कोलैप्स हो जाएगा। तो ये सिचुएशन अगर हम लोगों को गिरफ्तार करते तो शायद नहीं आती, क्योंकि एक जमाने के बाद मुसलमान, मैं इसलिए बात करूंगा कि ज्यादातर लोग इस बात को एग्री करेंगे, हम बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं या नहीं है, लेकिन हमारी ये नाम हमारे इस बात के लिए काफी होता है कि हम मुसलमान हैं। और उस आंदोलन के अंदर जो असर्शन आइडेंटिटी के साथ आया था वो एक बहुत नई चीज थी, एक नई पॉलिटिक्स को जो है आगे ले जाने की बात थी। उसका जो ब्रेक लगा है वो इस देश की मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। और खासतौर से जो सेकुलर पार्टी है उनको लगता है, मैं खुद भी एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मुझे इस बात से कहने में कोई डर भी नहीं लगता कि जब तक वो अपने मुस्लिम क्वेश्चन का जवाब नहीं ढूंढेगी तब तक इस देश की डेमोक्रेसी के जो चैलेंजेस हैं जो आज देश की डेमोक्रेसी के सामने वो सॉल्व नहीं होंगे। आप सवाल ढूंढिए, आप अवॉइड करके उस क्वेश्चन को अवॉइड कर करके कोई सोल्यूशन आपको निकलने वाला नहीं है। ऐसे लोग तैयार किए जाए जो उस चीज को आगे लेके चल सके। इंटरसेक्शनैलिटी की बात उमर करता था, हमेशा उमर ये बोलता था कि हाँ हम मुसलमान हैं लेकिन हम औरत भी हो सकते हैं, उसमें जेंडर की इंटरसेक्शनैलिटी आ गई। हमारे कारोबार भी तो अलग अलग है,
एक इंटरसेक्शनलिटी तो वो भी है कि मुसलमानों में कुछ लोग कुरैशी भी हैं, कुछ लोग बुनकर का भी काम करते हैं, कुछ लोग मजदूर भी हैं। वो हमेशा उमर एक इंटरसेक्शनलिटी की बात करता, तो जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, वो सिर्फ आइडेंटिटी तक सीमित नहीं रखती उस पॉलिटिक्स को, तो शायद वो आगे जाके उसमें से लीडर्स निकलते, आंदोलन निकलते, तो अगर हमको वो गिरफ्तार कर दे तो शायद वो नहीं हो पाता। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत